नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के इस नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। क्योंकि जीएस यानी जनरल साइंस से आपके हर शिफ्ट में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। तो यह सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यह वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है। साथियों, फोर्स की एसआई इकाई क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। न्यूटन जो है बल की एसआई इकाई है। बल जो है एक सदिश राशि है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल एक कैसी राशि है। बल जो है एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अगर बात करें बल के सूत्र की, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण बल का जो सूत्र होता है F इज इक्वल टू एम ए होता है। एम ए होता है। F जहां फोर्स को डिनोट करता है, M यानी मास और A यानी एक्सेलरेशन, जिसे त्वरण भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। इस सूत्र को, बल का सूत्र क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। इसको आप याद जरूर रखिएगा। सीजीएस पद्धति में अगर बात करें बल का मात्रक, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। याद रखेंगे, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। जहाँ एक न्यूटन इज इक्वल टू, आपने देखा होगा न्यूटन जो है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बार बार ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति को मापने का मात्रक क्या है? आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसको मापने का जो मात्रक होता है क्या होता है? आपके ऑप्शन से डेसिबल, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन या हर्ट्ज। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज, जिसे एचजेड से डिनोट किया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति का तात्पर्य प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या है। अगर कोई भी चीज़ कई बार कंपन करती है तो 1 सेकंड में वो जितनी बार कंपन करती है उसे जो है क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी समय काल t में आवृत्ति f से संबंध क्या होता है? f इज इक्वल टू 1/t। इसको आप याद रखेंगे, f इज इक्वल टू 1/t। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि घड़ी की पेंडुलम जो है की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। जो घड़ी होता है उसमें एक पेंडुलम, आपने दीवार घड़ी में किसी में भी देखा होगा, तो वो किस पर निर्भर करती है? ये केवल उसके लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर? उसके लंबाई पर निर्भर करती है पेंडुलम। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर कहा जाता है, किसका मात्रक होता है? याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरी का। खगोलीय दूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में जो एक ईयर होता है, यानी 365 दिन में जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर बात करी जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितने का होता है, तो याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह दूरी का मात्रक है। छात्र अक्सर नाम में वर्ष देखकर इसमें जो है धोखा खा जाते हैं। तो याद रखेंगे, वर्ष से यह नहीं होगा, यह दूरी का ही मात्रक है। लोग इसका प्रकाश वर्ष सुनकर इसको जो है समय का मात्रक मान लेते हैं, जो कि गलत माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक साथियों यह किसकी इकाई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की। ऑप्शन नंबर सी, दूरी की ही इकाई है पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्योंकि एक पारसेक की जो बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा एक पारसेक। पारसेक का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? पैरालिस्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। इसको आप याद रखेंगे, पैरालैक्टिक सेकेंड। चलिए
एक पार्सेक का मान लगभग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? साथियों, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स, जिसे ज्योति तीव्रता कहा जाता है, इसी का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक होता है ल्यूमेन, याद रखेंगे। ज्योति फ्लक्स किसी सूत्र द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा होती है। प्रति सेकंड में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा को ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। एक सेकंड में जितनी भी दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होती है। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक कौन होता है इसका? कैंडेला, याद रखेंगे। कैंडेला जो होता है इसका एसआई मात्रक है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है। मूल मात्रकों यानी एसआई मात्रकों की कुल संख्या होती है 7। कितने एसआई मात्रकों की कुल संख्या होती है? 7। अगला प्रश्न देखते हैं। पास्कल किसकी एसआई इकाई है? याद करिएगा, पास्कल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शंस बल, ऊर्जा, दाब या आवृत्ति। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। और दाब का ही एसआई मात्रक है पास्कल। और दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? P = F/A होता है, जहां A = एरिया होगा, फोर्स, और जो है पास्कल। याद रखिएगा। दाब का अन्य मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका एक मात्रक होता है। दाब जो है एक अदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। दाब जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। जबकि बल एक सदिश राशि है। दाब जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित विशिष्ट दिशा नहीं होती है। कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसी के कारण यह अदिश राशि है। इसको आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना इस सेशन को पूरा जरूर कंप्लीट करिएगा। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला धनात्मक, पहला प्लस, जिसे धनात्मक, और दूसरा ऋणात्मक होता है। अगर बात करें दो आवेश, यानी आवेश के प्रकारों की खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी बेंजामिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत धारा का मात्रक की अगर बात करी जाए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर जो होता है इसका मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है डेसिबल में। डेसिबल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल की से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। यानी 45 तक ही सर्वोत्तम है। 45 तक ही सर्वोत्तम है। और 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि में लंबे समय तक रहना बहरेपन का कारण बन सकता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की जो गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है किस यंत्र का? आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, फेडोमीटर, लैक्टोमीटर या अल्टीमीटर। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा फेडोमीटर। फेडोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेडोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है।
फेडोमीटर यंत्र जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन यानी प्रतिध्वनि, किसको, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। समुद्र की गहराई मापने के इकाई फैदम कहलाती है, क्या कहलाती है, FATHOM यानी फैदम, फैदम कहलाती है। जो एक फैदम कितने के बराबर होती है, आपके मन में भी ये सवाल आएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक फैदम में कितने फुट होते हैं, तो 6 फीट होते हैं, 6 फीट यानी 1.8 मीटर, इसको आप याद रखेंगे 1.8 मीटर। और पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है, सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि डूबी हुई वस्तुओं का पता किससे लगाते हैं, सोनार से। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ या पायरोमीटर या बैरोमीटर। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैरोमीटर। साथियों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने वाले इस यंत्र बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, याद रखेंगे इसका आविष्कार किया था टॉरिसेली ने, टॉरिसेली, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो वह किसका संकेत होता है, संकेत होता है बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग ऑटोमेटिक अगर अचानक नीचे गिरे तो आंधी तूफान का खतरा होता है, आंधी तूफान आने का संकेत होता है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे यानी धीरे धीरे स्लोली अगर वो ऊपर चढ़ रहा है तो साफ मौसम का सूचक होता है, साफ मौसम का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूध का जो है शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर का उपयोग होता है। यह दूध के विशिष्ट गुण को मापकर उसकी शुद्धता बताता है, उसकी शुद्धता बताता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने और यंत्र का उपयोग होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग होता है, याद रखेंगे सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है जिसमें रिक्टर स्केल होता है। सिस्मोग्राफ यंत्र है जिसमें पैमाना रिक्टर स्केल होता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का रेखांकन किया जाता है, भूकंपीय तरंगों का जो है रेखांकन किया जाता है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक पैमाना है, एक लॉगरिथमिक पैमाना है जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं, 0 से 9 तक अंक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की गति और उच्च तापमान मापने के लिए क्रमशः किन यंत्रों का उपयोग होता है। इसके लिए क्रमशः उपयोग होता है किन यंत्रों का, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गति के लिए टैकोमीटर और उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर। गति के लिए टैकोमीटर और उच्च तापमान के लिए जो है पायरोमीटर। टैकोमीटर जो है किसी वाहन के शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति जिसे आरपीएम कहते हैं, आरपीएम को मापता है। पायरोमीटर जो है स्टीफन के नियम पर आधारित कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वह कौन सा होता है, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। न्यूटन का गति का तीसरा नियम ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। संवेग यानी P यानी संवेग जो होता है P द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, इसलिए P = mv होता है, mv होता है जहां m यानी मास और v यानी जो है वेग होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है उसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना भी इसी सिद्धांत का एक उदाहरण है, जिस सिद्धांत पर रॉकेट का काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा कि ये क्लॉकवाइज बहुत ही तेज घूमती है, तो यह किस क्रिया का यानी कि बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल क्या है,
अपकेंद्रीय बल एक छव या आभासी बल है जो वृत्तीय गति के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, यानी वृत्तीय गति में केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है? किसी भी वस्तु का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों यानी पोल्स जो होते हैं उन पर अधिकतम होगा, बल्कि जबकि भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा के बीच पर न्यूनतम होगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। किसी भी वस्तु का भार W = mg होता है। क्या होता है? mg, जहाँ g = गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको आप याद रखेंगे। पृथ्वी के चपटे होने के कारण, ध्रुवों पर त्रिज्या कम होने के कारण ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिक होता है। g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। छोटा g जो होता है इसका मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र में अगर जाए किसी भी वस्तु का भार 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 होगा, क्योंकि गहराई में जाने पर जी का मान घटता जाता है। गहराई में जाने पर जी का जो मान है वह ऑटोमेटिकली घटता जाता है और केंद्र पर जी हो जाता है 0। जी हो जाता है तो 0। तो ऊपर के सूत्र में हमने पढ़ा था कि W = m × g होता है। क्या होता है? जो भार का सूत्र होता है W = mg होता है। अगर आप मास को कितना भी रखें, अगर मान लीजिए कि 10 हम रखते हैं और इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। किसी भी वस्तु का मान जो भार होता है वो केंद्र में 0 होगा। इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहलाता है? क्या पूछता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी ESK वेलोसिटी मान कितना है? ESK वेलोसिटी किसे कहते हैं? वह वेग जिससे अगर किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण के जो है दायरे से बाहर निकल जाए, यानी वापस लौटकर पृथ्वी पर ना आए, उसे ही पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान बहुत कम होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान लगभग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको भी आप याद रखेंगे। यही कारण है वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। सौर मंडल में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक पलायन वेग किस ग्रह का है? तो सौर मंडल में सबसे अधिक पलायन वेग जो है वो बृहस्पति का है। किसका? बृहस्पति का है। इसको आप याद रखेंगे, जिसे जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? वर्षा की जो बूंदें होती है आपने देखा होगा अक्सर वे गोलाकार होती हैं। वह क्यों होती है? वह होती हैं पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। वह अपना क्षेत्रफल जो है न्यूनतम करने का यानी कम करने का प्रयास करता है। सभी ज्यामितीय आकारों में गोला का सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए बूंदें गोल हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर उसके बाल आपस में किस गुण के कारण चिपक जाते हैं? शेविंग ब्रश को अगर आप बाहर निकालेंगे तो पानी में उसके बाल आपस में चिपक जाएंगे। वो किस गुण के कारण? याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण वे आपस में चिपक जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर किस क्रिया के कारण चढ़ता है? तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। अत्यंत संकीर्ण नली, जो भी अगर आपने बत्ती देखा होगा उसमें अत्यंत संकीर्ण बहुत ही पतली पतली नलियाँ होती है जो द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना में मदद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट या साबुन मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध जल में अगर आप डिटर्जेंट या साबुन मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होगा? इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्यों घटता है? साबुन या डिटर्जेंट जो होता है पानी के अणुओं के बीच, पानी के जो अणु होते हैं उनके बीच संसर्जन बल को कम कर देते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव घटता है। कम पृष्ठ तनाव वाले डिटर्जेंट का पानी कपड़ों के रेशों के अंदर गहराई तक जाकर मैल साफ करता है। इसको आप याद रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसी का कारण है, यानी पृष्ठीय तनाव का ही कारण एक होता है। आपने भी सुना होगा कि पानी में जो है, जमे हुए पानी में अगर आप केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो मच्छर मर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, पानी पर मच्छर के लार्वा जो होते हैं वो पानी के सतह पर ऊपर ही तैरते रहते हैं। तेल छिड़कने से पृष्ठ तनाव घटने से वे डूबकर मर जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैरते रहते हैं उसका मुख्य वैज्ञानिक कारण है उसका उनका कम घनत्व, यानी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी के कारण वे घूमते रहते हैं। वायु की गर्म तरंगे और जलवाष्प मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं जिनका घनत्व सामान्य हवा से कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, इसी से संबंधित, कम घनत्व वाली वस्तु हमेशा अधिक घनत्व वाले माध्यम पर तैरती है। कम घनत्व वाले जो वस्तु होती है वो हमेशा अधिक घनत्व वाले वस्तु के ऊपर तैरती रहती है। जैसे अगर आप बर्फ और पानी का मिश्रण ले, यानी पानी नीचे बैठ जाएगा जबकि घनत्व बर्फ का ज्यादा होता है तो ऊपर तैरता रहेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है या अधिक, और बर्फ पिघलने पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। पानी से कम होता है, बर्फ पिघलने पर पानी का आयतन पहले घटता है और पानी का स्तर वही रहता है। पानी का आयतन पहले घटता है लेकिन स्तर वही रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। पानी का जो घनत्व होता है किस तापमान पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको आप याद जरूर रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है और पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। इस अनोखे गुण के कारण अत्यधिक ठंड में भी झीलों के नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव के रूप में रहता है, जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे जो होती हैं वे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी, वे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा समानांतर कंपन करते हैं। समानांतर कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक ठोस में, और ठोस में भी सबसे अधिक इस्पात यानी स्टील में होती है। इसको आप याद रखेंगे। अगर आपके ऑप्शंस में इस्पात है तो आप इस्पात को ही सही करेंगे, अगर इस्पात नहीं है तब ठोस को आप प्रेफर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमने आपको बताया कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है। और स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है, स्टील यानी इस्पात में जो ध्वनि की चाल होती है वह होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड, जो वायु की तुलना में 18 गुना अधिक है। याद रखेंगे, वायु की तुलना में 18 गुना अधिक होता है इस्पात में जो है इसका ध्वनि का चाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती हैं? क्या ध्वनि तरंगे जो है निर्यात में यात्रा कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं और बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि को आपने देखा होगा यांत्रिक तरंगे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिएगा? कोई ना कोई जो है कोई ना कोई माध्यम चाहिए। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ सीधे नहीं सुन पाते हैं। चंद्रमा पर यही होता है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसी के कारण वे एक दूसरे से सीधे नहीं बात कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं, यानी श्रव्य तरंगे कितनी आवृत्ति की होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 HZ से 20,000 HZ के बीच। 20,000 HZ के बीच अगर बात करें तो याद रखेंगे 20 HZ से 20 के HZ के बीच जो है मनुष्य की श्रव्य तरंगे होती है। इस आवृत्ति सीमा की तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। इस आवृत्ति सीमा की तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 HZ से 20 HZ से अगर कम होती है तो तरंगों को अश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रव्य कहते हैं, जैसे भूकंप या व्हेल की आवाज़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग करती हैं? चमगादड़ जो आपने देखा होगा कि अंधेरे में उड़ती हैं, वे उपयोग करती हैं किस प्रकार के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करती हैं। चमगादड़ इन उच्च आवृत्ति की तरंगों को छोड़ते हैं और सामने मौजूद बाधाओं से टकराकर वापस आने वाली प्रतिध्वनि से रास्ता तय करते हैं। वो बहुत ही उच्च ध्वनि को छोड़ते हैं और सामने से आने वाली जो प्रतिध्वनि होती है उसको सुनते हैं, उसी के हिसाब से वे जो है ट्रेवल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग कितना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 17 मीटर, यानी एग्जैक्ट अगर बात करता है तो 16.6 मीटर। इसको आप याद रखेंगे। आंखों के विषय में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि स्पष्ट दृष्टि जो होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट यह 16.6 मीटर होती है श्रोता के लिए, लेकिन दूरी के लिए आप हमें कमेंट बताएंगे। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल सामान्यतः कितनी होती है? वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व घटता है, जिससे बरसात के दिनों में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? साथियों, डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है ध्वनि और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन से, मुख्यतः ध्वनि से, ध्वनि और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। इसको आप याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव। जब श्रोता और यानी जब स्रोत जहाँ से आपको आवाज़ आ रही है और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई महसूस होती है। इसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगर उदाहरण के बारे में बात करी जाए तो पास आती हुई ट्रेन की सीटी की तीक्ष्णता बढ़ती जाती है और दूर जाने पर घटती जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है किस पर एक समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए, केल्विन जो है पैमाने पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। केल्विन जो पैमाना होता है ना उस पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से पैमाने पर तापमान ऋणात्मक नहीं होता? तो होता है केल्विन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका तापमान होता है सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस में बात करी जाए, और अगर बात करी जाए आपके फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का जो मान होता है वह होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। 0 केल्विन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का न्यूनतम संभव तापमान है। यह दुनिया का जो है न्यूनतम संभव तापमान है। इससे नीचे कोई भी तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको आप याद रखेंगे। इस तापमान पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और उनका आयतन भी शून्य माना जाता है।
केल्विन पैमाने पर डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे केवल के लिखा जाता है। अगर आपने 10 केल्विन लिखा तो 10 डिग्री केल्विन नहीं होता है, केवल 10 के होता है, इसको आप याद रखेंगे। किरचॉफ के नियम के अनुसार जो सतह ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? नीचे का हिस्सा जो है वह काला क्यों छोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जिसमें किरचॉफ का नियम लगता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया, इसके नियम के अनुसार सतह की ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी अच्छा उत्सर्जक भी होता है। काली सतह जल्दी ऊष्मा सोखकर बर्तन के अंदर के भोजन को जल्दी पकाने में मदद करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? गर्मियों में जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वह सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपने व्हाइट कलर का कोई भी कपड़ा डाल रखा है तो अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो अधिकांश किरणें जो है आशा है कि वापस चली जाएंगी, यानी इससे टकरा कर वापस चली जाएंगी। अगर वही आपने काले रंग का पहना होगा तो काला रंग सबसे ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण करती है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा लगती है। इसको आप याद रखेंगे। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक और अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी वे अवशोषण नहीं करते हैं, उनको परावर्तित कर देते हैं, ऊपर वापस वैसे ही भेज देते हैं। इसीलिए रेगिस्तानी इलाकों में लोग गर्मी से बचने के लिए ढीले और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान के जितने भी लोग होते हैं अक्सर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तापमान पर भोजन में फंगस या सड़न पैदा करने वाले एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, जिससे भोजन खराब नहीं होता है। ध्यान रहे रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रीजर का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है और इसका मान क्या है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात यानी वैक्यूम में, और इसका मान है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, यानी लगभग 500 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 14.96 करोड़। क्या है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस घटना को प्रकाश की गति का सटीक खगोलीय प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को ऊर्जा तक आने में कितना समय लगता है? इनको ऊर्जा तक आने में 1.28 सेकंड लगता है, लगभग 1.3 सेकंड, लगभग 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गाड़ी की हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसमें जो है उपयोग होता है अवतल दर्पण का। याद रखेंगे, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग होता है। आपको याद रखना है, अवतल दर्पण जो सतह बीच में नीचे की तरफ धंसे रहते हैं, यानी अगर आप इधर से देखेंगे तो नीचे की तरफ धंसे हुए जो है वो अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल यानी उठल, अगर उठा हुआ सतह रहता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं उठे हुए सतह को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण, जिसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। यह वस्तुओं को हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र यानी बहुत पीछे तक की वस्तुओं को आप देख पाते हैं, जिससे ड्राइवर पीछे के बड़े हिस्से को देख पाता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पानी में डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना या तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है। यह तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जो एक माध्यम है उससे दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी के कारण वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। पानी के तालाब का पेंदा आपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। अगर आप तालाब को देखेंगे तो लगता है कि ये जो पेंदी है यहाँ नहीं, यहाँ है इसका सतह, लेकिन एक्चुअल में यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किस सिद्धांत पर आधारित है। साथियों, रेगिस्तान में मरीचिका, अगर आप बालू में बहुत माने यानी बहुत तेज अगर धूप है तो आपको लगेगा दूर से कि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, उसे ही मृग मरीचिका या मरीचिका कहा जाता है। और हीरे का चमकना भी जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरण जो होती है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण अधिक हो जाता है। जो क्रांतिक कोण होता है वो अधिक हो जाता है कि तो किरण पूरी तरह से उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो पूरी तरह से किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे ही इसी के कारण वह जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, जिसके कारण उसका क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है और अंदर गया प्रकाश बार बार टकरा कर चमकता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। आकाश में तैरती हुई पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। प्रिज्म को अगर आपने देखा होगा तो प्रिज्म क्या होते हैं, प्रिज्म कहते किसे हैं। प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है, यानी एक ऐसा वस्तु है, अगर आप इसमें कोई भी एक लाइट डालेंगे ऐसे तो यह उसके 7 कलरों में उसको विभाजित कर देगी, 7 कलरों में उसको विभाजित कर देगी, उसे ही हम प्रिज्म कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी कलर्स मुख्य रूप से 3 है, लाल, हरा और नीला, जिसे RGB कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसको आप याद रखेंगे। इन्हीं तीनों कलरों से मिलकर सारे कलर बने होते हैं। इन 3 रंगों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत या प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। रंगीन टेलीविज़न का स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर में केवल इन्हीं 3 कलरों का प्राथमिक रंगों में पिक्सल का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर कहा जाता है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस GS के देखा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अगर आप किसी विशिष्ट टॉपिक पर प्रश्न चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप किस टॉपिक पर प्रश्न पाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।